नाज़रीन आदाब, लगातार आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर चुनाव दिन भर। जी हां, बिल्कुल 2 रियासतें आज हैं जहां पर अवाम आज अगले 5 सालों के लिए वो किसे इख्तिदार सौंपना चाहते हैं, इसका फैसला अवाम कर रही है। और अवाम दोनों जगहों पर, पंजाब में भी और उत्तर प्रदेश में भी। पंजाब में तो चूंकि 117 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं, पूरे के पूरे 117 सीटें हैं और इन 117 सीटों पर आज ही पूरा इंतखाबी अमल पंजाब में मुकम्मल हो जाएगा। यानी वहां एक ही मरहले में इस बात का फैसला आवाम कर देगी कि क्या कांग्रेस वहां वापस आएगी या फिर कोई नई पार्टी जो है वो इख्तिदार संभालेगी। ये पंजाब के अवाम को आज तय करना है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, जहां कुल 403 सीटें हैं और ये काफी बड़ी रियासत है, 7 मरहलों में इंतखाबात होने हैं। आज तीसरा मरहला है, काफी अहम समझा जा रहा है। तीसरा मरहला बीजेपी जो बरसर इक़्तिदार जमात है उसके लिए, अपने अलायंस के साथ इत्तेहाद के लिए, और जो समाजवादी पार्टी, आरएलडी और सुभाषपा और कुछ और छोटी पार्टियों का जो इत्तेहाद है, इसके लिए भी आज के वोटिंग पैटर्न से इस बात का कुछ अंदाजा तो मिल जाएगा, जिसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 का इंतखाब का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, इसका अंदाजा आज बहुत हद तक हो सकता है। वैसे तो चुनाव या इंतखाबात या वोटिंग वो मुद्दों के बुनियाद पर ही होती है, लेकिन कुछ इस तरह की डेमोग्राफी है या हम कह सकते हैं कि जो सोशल एस्पेक्ट है वो ऐसा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करता है कास्ट फैक्टर। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कास्ट फैक्टर ही सरे फहरिस्त रहेगा या कास्ट फैक्टर से ऊपर उठकर लोग इस बात पर वोटिंग कर रहे हैं कि मुद्दे कितने अहम हैं, उनसे जुड़े मसाइल कौन से हैं, या उनके लिए जो मौजूदा हुकूमत है उसने काम कितना बेहतर किया है। इन दोनों के बीच ही हमेशा एक थिन लाइन होती है जिससे यह अंदाजा किया जा सकता है कि किसकी सरकार बनने वाली है या कौन इक़्तिदार से हटने वाला है या फिर से इक़्तिदार पर आने वाला है। लगातार इस पर आपको हम अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट मोहम्मद अमीन और अनिल मिश्रा साहब हैं, बीजेपी के तर्जुमान। आप दोनों का, एसपी के तर्जुमान, माफ कीजिएगा, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। अनिल मिश्रा साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने दावा किया है कि पहले 2 मरहलों के इंतखाबात से हमें तकरीबन सेंचुरी तक पहुंचा दिया है अवाम ने, यह अखिलेश यादव का कहना है। तीसरा मरहला आज है। आप अपनी पार्टी और अपने इत्तेहाद के लिए इस मरहले को कितना अहम मान रहे हैं? अब तो वोटिंग भी काफी देर तक हो चुकी है। क्या आपको फीडबैक मिल रहा है? आप पहले अपनी राय रखें, उसके बाद हम अमीन साहब से इस पर रिएक्शन लेंगे। जी जनाब, जो है वो बिल्कुल सामने है और इसमें इसके बारे में मेरी राय जो है वो आम आवाम से हट करके या आप लोगों की जो पैनी निगाह है उससे हट करके नहीं है। 2 चरण के चुनाव हुए और वो 2 चरण के चुनाव उन जगहों पे थे कि जहां माना जाता था कि बीजेपी 2017 में बहुत ही आगे रही थी, जहां एक जगह तो जो है वो अपने 58 में से 53 सीटों पे काबिज थी और दूसरी जगह भी जो है कई 32 सीटों पे काबिज थी, और वहां का विश्लेषण लोगों के सामने आ चुका है। आज तो हम उस बेल्ट में हैं कि जिस बेल्ट को हमेशा से ये माना गया कि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। आज तो ये मीलों पीछे हैं। और दूसरे ये कि हमें क्या गर्ज, कोशिश करें तुझको मिटाने की, तेरे अमाल काफी है तुझको मिटाने को। तो जो स्थितियां रही हैं, आम आदमी ने जो भोगा है, ये मुद्दे भी अपनी जगह पे हैं और ये विशेष रूप से ये मुद्दे हैं जिनमें महंगाई भी है, जिनमें बेरोजगारी भी है, जिनमें आतंक भी है, जिनमें लोकतंत्र का खुला उपहास भी है, वो अपनी जगह पे मेन फैक्टर हैं। और उसके साथ साथ इस पूरी बेल्ट में आम आवाम की वो रुचि भी है जिसमें जनरल वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी को मान रहा है। एक तो समाजवादी पार्टी का जो अखिलेश जी का नेतृत्व है उसमें आस्था है और विश्वास है, और दूसरे उसके साथ ये भी है कि हम अपना जो है इस सत्ता को हटाने के लिए हम किसको ला सकते हैं। कांग्रेस और बीएसपी बहुत पीछे हैं, कहीं पिक्चर में नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ ही है। हम बहुत आगे होंगे, ये तो आने दीजिए रिजल्ट। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जैसा आपने कहा कि 3rd फेज, तो आज हम उस लैंड पर हैं जिसे आप कहते हैं कि वो आपकी पार्टी का एक बेस लैंड है।
लेकिन 2017 में तो आपको अपने ही लैंड में ही आपके वोटर ने मायूस किया था। देखिए 2017 की जब आप बात करते हैं तो 2017 में तो पूरे ओवरऑल हर जगह वो अपने जो है झूठ का पुलिंदा था, वो जुमलेबाजी थी, लोगों को ये भरोसे दिलाए गए थे, लोगों से वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे कहां पूरे हुए 5 साल में? किसानों की आय दोगुनी करने का वादा पूरा हुआ? महंगाई कितनी बढ़ करके चली आ गई, ये आपके जो है सिलेंडर जो है कहां से कहां पहुंच गया। आम आदमी ने कोरोना में जिन परिस्थितियों का निर्वाह किया है, तड़प तड़प करके जो है ऑक्सीजन के अभाव में जान दी है, शासन की अव्यवस्था की वजह से अंत्येष्टि संस्कार नहीं हो पाए हैं, लाशें जो है वो गंगा जी में उतराती नजर आई हैं, और जो क्षण भोगे हैं क्या उनको जो है 5 साल के बाद जब हम अपनी राय दे रहे हैं, और सबसे बड़ी राय एक और है कि हर वर्ग में एक दहशत का माहौल पैदा किया गया। ये कहीं से नहीं लगा इतने दिनों में कि कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रजातांत्रिक कोई सरकार जो है इस वक्त के ऊपर काबिज है। आप बताइए, क्या कभी पिछले 50 साल में कभी किसी ने किसी सम्मानित जनप्रतिनिधि या मुख्यमंत्री के मुंह से सुना कि ये सुना कि ठोक दो, कानून भी तुम हो, अदालत भी तुम हो, मुंसिफ भी तुम हो, फैसला भी तुम्हारा है? किसी से सुना आपने कि बुलडोजर चढ़ा देंगे, तुम जाए जिसके ऊपर बुलडोजर चढ़ा दो? किसी से सुना कि गर्मी निकाल दूंगा? ये जो दौर चला है, इस दौर से मुक्ति पाने के लिए, दहशत से मुक्ति पाने के लिए, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों से मुक्ति पाने के लिए ये स्थितियां हैं। हमने कभी नहीं सुना कि कहीं पे जो है निहत्थे किसानों के ऊपर जो है थार चढ़ा दी गई हो। और थार भी चढ़ाई किसने? जो भारत सरकार के मौजूदा गृह मंत्री के अपने जो है वो पुत्र ने। और उसके पश्चात क्या स्थितियां बनी? अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान न लिया होता तो क्या स्थितियां थी? आदमी को न्याय मिल रहा है? अब तो वो जमानत पर रिहा हो चुके हैं। न्याय और नाइंसाफी, रिहा मतलब जमानत पर बाहर आ गए हैं, वो हो गए हैं, लेकिन रिहा, जमानत में बाहर आ जाना अलग बात होती है, लेकिन उसके बाद में गुण दोष के विवेचन के पश्चात ये फैसला तो आगे अदालत का होगा, हमें इससे मतलब नहीं। आम जनता ने क्या देखा? शुरुआती प्राइमा फेसी क्या देखा कि 13 महीने तक किसानों को 13 महीने से ज्यादा हाड़ कपकपाती ठंड में वहां पे बिठाल रखा गया, और उनको ये कहा गया, एक जुमलेबाजी रही कि तुम्हारे हित में कानून ला रहे हैं। 13 महीने बाद आप क्षमा मांग लेते हो, 13 महीने बाद आप कहते हो कि हम बिल वापस लिए ले रहे हैं। वो 13 महीने उनके अमूल्य जीवन के, उस 13 महीने में कितना आर्थिक नुकसान हुआ है, क्या स्थितियां बनी है, किसने जो है वो अपने कहां पे किसकी बेटी के जो है हाथ पीले नहीं हुए, कहां पे तड़प तड़प करके बीमार ने जान दे दी। 700 से ज्यादा किसान जो है उनकी मृत्यु हुई। जिम्मेदारी किस पे है? ना तो आप सुरक्षा दे पा रहे हो। चलिए, अब आपने जो कुछ कहा है इस पे थोड़ा मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की बहसियत मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी जरा इस पर उनकी राय लूंगा। अमीन साहब, ये तो हर पार्टी का वो एक तरह से समझ लीजिए कि फर्ज होता है कि वो अपनी पार्टी के हिमायत में बात करे, अपनी पार्टी की हिमायत में और उसकी बेहतरी में। अगर वो जीत रही है तब भी कहे कि हम तो बहुत शानदार जीत रहे हैं, और अगर उसे लगता है कि शायद कहीं हार ना जाए तब भी कहती है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन मैं आपके पास आना चाहता हूं कि पहले मरहले और दूसरे मरहले की वोटिंग के बाद क्या आपको आज की वोटिंग के पैटर्न में कुछ नया दिख रहा है? ये जो फीसद अभी तक आए हैं हमारे सामने, तकरीबन पंजाब की बात तो छोड़ें, यूपी में भी 49, यानी कि दोनों तरफ की परसेंटेज लगभग सेम है। तो ये फीसद अभी 1 घंटे पहले तक का है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये कुछ अलग चुनाव हो रहा है, मुद्दों पर मुनहसर ये चुनाव हो रहा है, मुद्दों की बुनियाद पर हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं इसमें भी जो कोशिश है कि एक कास्ट फैक्टर जो है वो अपना रोल प्ले करे? अमीन साहब, देखिए, पिछली बार ये कहा गया पहले फेज के चुनाव में और दूसरे फेज के चुनाव में कहा गया कि एक फेज जो है, पहले याद होगा आपको कि जो पहले 17 का चुनाव हुआ था, उससे पहले आप देखिए 14 में भी बीजेपी उस एरिया में पावर में रही, उसके बाद 17 में भी रही और 19 में भी रही। इन लोगों का जो कहना है, देखिए जाट बेल्ट में इनको 91% वोट मिला था, जैसा आपको आप आंकड़े बताते हैं और सबको पता है कि 91% बीजेपी लेके आई थी, तभी उनको अच्छी ज्यादा सीटें मिली थी। और अब इसी बात करते हैं जाट बेल्ट की, उसके बाद आप आइए यादव बेल्ट की बात करते हैं। तो यादव बेल्ट में भी आप देख लीजिए ना कि इनको पिछली बार काफी परेशानी का माहौल था और इनको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले थे। जिस हिसाब से मिश्रा जी कह रहे थे कि हमें बढ़त है और ये है वो है, लेकिन देखिए कुल ऑल मिला के ही जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे
10 मार्च को तभी पता चलेगा कि किसकी क्या हैसियत है और किसको कितने वोट मिले हैं। देखिए, जहां तक सवाल है डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट अब हुआ है इस गवर्नमेंट में, वो भी पब्लिक को दिखता है, नहीं हुआ वो भी दिखता है। किस तरह से उनको कोरोना के इंजेक्शन लगाए गए, किस तरह से लोगों को बचाया गया, किस तरह को नहीं बचाया गया, ये सब जनता जानती है। जनता बेवकूफ नहीं है। जहां तक सवाल है महंगाई का, तो अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की इनकम भी बढ़ी है, तो अब इन बातों को छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। अब आप देखिए पिछले जो चुनाव हुए थे, मुझे लगता है कि इस बात पे थोड़ा मुझे कुछ कहना चाहिए। आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है, महंगाई के मुकाबले इनकम कैसे बढ़ गई भाई? क्या गुंडागर्दी थी, क्या बदमाशी, महंगाई, क्या किडनैपिंग होती थी, महंगाई के मुकाबले इनकम कैसे बढ़ गई? और किस तरह के हिंदू मुसलमान झगड़े हुए मुजफ्फरनगर में उस वक्त, इसलिए बीजेपी आई थी वहां पर। अब बीजेपी को कितना उन्होंने अपना काम किया है, होमवर्क किया है, ये तो वक्त बताएगा। अब दोनों ही पार्टी अपने तरह दावे कर रही हैं, ये तो इस तरह से कहने से काम नहीं चलेगा कि वन वे रिजल्ट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जात बात बिल्कुल काउंट करती है, धर्म बिल्कुल काउंट करता है, और जहां तक राम जन्मभूमि का मामला है, ये भी बीजेपी ने सॉल्व किया है, कश्मीर का मुद्दा वो भी सॉल्व किया है, और आज भी वो हिंदुत्व का मुद्दा लेके चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें मुसलमान कहाँ जाएगा वो सबको पता है। और ये भी ब्राह्मण वोटों की बात कर रहे हैं, कुल मिला के देखिएगा जब ये बात आएगी, चाहे वो ब्राह्मण हो या जाट हो, तो देखिए राम को हर आदमी मानता है, हिंदू है तो वो राम को मानेगा, मुसलमान है तो अपने पैगंबर को मानता है। तो कुल मिला के देखिएगा। लेकिन सवाल ये है मोहम्मद अमीन साहब कि क्या चुनाव हर बार सिर्फ राम या मजहब के नाम पर ही होते रहेंगे? मैं तो आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि क्या इस बार मुद्दे वाकई हावी नहीं हैं? क्या बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई का, कोरोना मिसमैनेजमेंट का मुद्दा नहीं है? क्या लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है? बड़ी डिजिटल क्या किसानों का मुद्दा नहीं है? व्हाट्सएप है, टीवी है, मीडिया है, और कौन उससे भुक्तभोगी नहीं रहा है? चाहे वो कोरोना रहा हो, उसमें हर आदमी, बड़ा छोटा आदमी इफेक्टेड रहा है। किसान का मुद्दा है तो किसान भी इफेक्टेड रहा है, और उसमें कितनी पॉलिटिक्स थी किसान के अंदर में, वो भी सबको मालूम है कि कौन करा रहा था, कैसे करा रहा था, क्या हो रहा था। अब देखिए, अभी आप बात कर रहे थे पंजाब की, पंजाब में भी किसानों ने अपनी पार्टी बनाई है, पता लग जाएगा कि किसानों की क्या वैल्यू है वहां पर, अगर उनके कितने कैंडिडेट जीत के आते हैं। यहाँ पे देखिए चालाकी की, यहाँ का किसान नेता जो वेस्टर्न यूपी के था, वो नहीं लड़ा इलेक्शन, उसने साफ मना कर दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और उसने लड़ाया है इलेक्शन। तो अब ये तो देखने वाली बात है कि क्या राजनीति थी और क्या नहीं थी। जी, फिर से एक बार आता हूं अनिल मिश्रा साहब के पास। अनिल मिश्रा साहब, बात इसको लेकर भी हो रही है कि जो आपका जिस पार्टी से मुकाबला है, वो पार्टी चुनावों से ऐन कबल कुछ ऐसे मुद्दों को सर फहरिस्त ले आती है जिसके वजह कर पोलराइजेशन हो जाता है। क्या इस बार भी ऐसी कोशिश का असर आपके परफॉर्मेंस पर पड़ने वाला है? जवाब क्या दें? अनिल मिश्रा साहब, अनिल मिश्रा साहब को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। जब वो हमसे फिर जुड़ जाएंगे, हम उनसे सवाल करते रहेंगे। ये फिलहाल आपको ये बता दें कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो 1 घंटे कबल जो परसेंटेज अभी सामने आया है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 50% वोटिंग हो चुकी है। ये एक 1.5 घंटे कबल का ये फीसद है। और वही जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पंजाब में भी वोटिंग हो रही है, पंजाब में भी तकरीबन 50% वोटिंग हो चुकी है। तो ये पंजाब में तो आज वोटिंग शुरू हुई, आज ही वो वोटिंग का अमल पूरा भी हो जाएगा और उसके बाद वो 117 तमाम सीटों पर वोटिंग हो चुकी होगी। लेकिन इसके बाद से यूपी का इलेक्शन बाकी रह जाता है। फिर अगले एक फेज में मणिपुर का भी इलेक्शन होना है, वहां भी एक फेज में पूरा हो जाएगा। लेकिन यूपी का इलेक्शन, ये तीसरे मरहले का जो आज वोटिंग हो रही है, तीसरे मरहले की 16 जिले और 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है, ये बहुत रिमार्केबल है, इसका बहुत असर पड़ने वाला है। चूंकि ये कहा जाता है कि अगर इस इलेक्शन में जिस तरह के भी नतीजे आएंगे उसका कहीं ना कहीं असर 2024 के आम इंतखाबात पर भी पड़ेगा। चूंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसी रियासत है जहां से सबसे ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट भी जुड़कर आते हैं, तो इसलिए यह काफी अहम है। और इस इलेक्शन में मुद्दे क्या, जो जमीनी मुद्दे हैं वो अपना